नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ, एंड दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। आज के ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ ये काफ़ी कॉमन भी है। और लाइक 5 to 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज, उनमें कुछ एक्सटेंट तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कॉमन है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इतना डेंजरस है कि इसमें इवन मैटरनल डेथ्स की संभावना बहुत रहती है। 16% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ्स आर बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम्स। बहुत रिसर्चेज हुई हैं, डिकेड से रिसर्च हो रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट कॉज अभी तक इसका नहीं पता चल पाता है कि ये क्यों ऐसा हुआ है। उसकी कई थ्योरीज हैं जिसके बारे में हम थोड़े से हल्के से बात करेंगे। पर इसका मेन जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्लेसेंटेशन, जब एक्चुअल प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर बच्चे को माँ से जोड़ता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, उस वक्त से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त जो उसका प्लेसेंटल टिश्यू, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो यूट्रस की मसल्स हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको इन्वेड करता है, उनको बरी करता है, और वो ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, जिससे कि प्लेसेंटा को खूब ब्लड सप्लाई मिले। लेकिन कुछ कारणों से अगर वो डेवलपमेंट ठीक ना हो पाए तो जो वो प्लेसेंटल आर्टरीज हैं वो बहुत ही पतली सी रह जाती हैं, और उसके बाद अच्छा ब्लड सप्लाई कभी उसको नहीं मिल पाता प्लेसेंटा को। एंड कुछ टॉक्सिन्स ऐसे डेवलप होते हैं जो कि बॉडी में फिर फैल जाते हैं, और धीरे धीरे वो सारे ऑर्गन्स को, बॉडी को इन्वॉल्व करने लगते हैं। प्रेगनेंसी का जो हाइपरटेंशन है वो समझ लीजिए 4 तरीके से सामने आता है। एक तो ऐसी महिलाएं जिनको कभी प्रेगनेंसी से पहले कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, कोई हाइपरटेंशन नहीं हुआ, एंड 20 हफ्ते के बाद उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, और इनमें से 50% जो हैं वो बाद में एक प्रेगनेंसी का स्पेशल प्रेगनेंसी स्पेसिफिक सिंड्रोम होता है, जिसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, उसमें सारे बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाती है, और साथ ही साथ उसमें यूरिन में एक सब्सटेंस या प्रोटीन, जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो अपीयर हो जाता है। तो पहली कैटेगरी में प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, जहाँ पे इडिमा या स्वेलिंग और एल्ब्यूमिन नहीं है। दूसरी कैटेगरी प्री एक्लेम्सिया सिंड्रोम, जिसमें कि ब्लड प्रेशर भी है, एडिमा भी है, और साथ ही साथ यूरिन में एल्ब्यूमिन भी है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन जहाँ पे कि प्रेगनेंसी से पहले ही पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और ऑल थ्रू प्रेगनेंसी वो एसेंशियल हाइपरटेंशन बना रहता है। चौथी कैटेगरी क्या है, जिसमें प्रेगनेंसी के पहले भी हाइपरटेंशन था, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया हो गया, मतलब कि पूरे स्वेलिंग आ गई, एल्ब्यूमिन आ गया, और सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होने चाहिए। PIH या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये हम कब मानते हैं, जब किसी महिला का ब्लड प्रेशर 140/90, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, इससे ऊपर हो जाता है, और या फिर जब यही ब्लड प्रेशर जब बढ़ता चला जाता है और 160/110 हो जाता है, तब हम इसको सीवियर फॉर्म ऑफ प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। जब प्री एक्लेम्सिया डेवलप होता है तो उसके भी स्टेजेस होती हैं। कुछ होता है बड़ा माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, और कुछ है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। माइल्ड में क्या है, 140/90 ब्लड प्रेशर है, यूरिन एल्ब्यूमिन या तो नहीं है, या है तो 1+ या 2+ है, उससे ज़्यादा नहीं। पर जब ये सीवियर फॉर्म में आता है तो यही ब्लड प्रेशर
160/110 हो जाता है, और साथ ही साथ दूसरे सिम्टम्स जैसे कि एल्ब्यूमिन यूरिन में 3+ या उससे ज़्यादा हो जाता है, और सारे बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने लगते हैं। उसमें फिर हेडेक भी बहुत सीवियर हो सकता है, अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, और पेशेंट्स की किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, पेशेंट का लिवर इन्वॉल्व हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा जब यही स्पेक्ट्रम जब और आगे बढ़ जाता है और भी सीवियर फॉर्म में, तो पेशेंट्स को फिट पड़ने लगते हैं, जिसको हम एक्लैम्सिया कहते हैं। और ये एक्लैम्सिया जो है इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन, और इसके बारे में हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि ये जब प्री एक्लैम्सिया सीवियर हो और उसमें फिट पड़ने लगे, देन इट इज व्हाट वी कॉल एज एक्लैम्सिया। कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें हम ये सोचते हैं कि इनको ये प्री एक्लैम्सिया सिंड्रोम होने का चांस ज़्यादा है? ऐसी महिलाएं जिनकी एज बहुत कम है, जैसे 20 साल 22 साल की जो महिलाएं हैं, जिनकी बहुत यंग एज है और पहली बार प्रेगनेंसी हो रही है, उनको चांस हमेशा ज़्यादा है। या फिर 35 से एज ऊपर है, 35 to 40 की एज में है और पहली प्रेगनेंसी है, उनको भी ये चांस ज़्यादा है। जिन महिलाओं को पहले से ही क्रॉनिक हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उन महिलाओं को ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, जैसे ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, उनको ये संभावना बहुत ज़्यादा है। जिनको, कुछ लोगों को एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। देखा गया है कि कुछ कुछ फैमिलीज़ में ये मदर को हुआ, सिस्टर्स को हुआ, पेशेंट को हुआ, एक फैमिली में चलता रहता है कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम है एक तरह से। कभी कभी हाइड्रमनियोस, जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है जिन पेशेंट्स में, उनको भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये इसका जो ओरिजिन है ये तो बहुत ही शुरुआत में हो जाता है, लेकिन शुरू के 20 हफ्ते में ये मैनिफेस्ट नहीं होता, मतलब क्लिनिकली मैनिफेस्ट नहीं होता। कैसे मैनिफेस्ट होता है? अगर हम कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि एक यूट्राइन आर्टरी डॉपलर होता है, जब हम एक 3 महीने की स्टेज पे एक स्पेशल सोनोग्राफी करते हैं, जिसको हम NT-NB स्कैन कहते हैं, और उसी वक्त हम एक यूट्राइन आर्टरी डॉपलर भी करते हैं, और उन वैल्यूज से हमें ये समझ में आता है कि ये पेशेंट को आगे चल के ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, और ऐसे पेशेंट को हम कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं, जैसे कि लो डोज एस्पिरिन बोलते हैं, 75 मिलीग्राम एस्पिरिन है, जिसको एक लंबे समय तक हम उसको देते रहते हैं, चलता रहता है। प्रेगनेंसी में जब भी हाइपरटेंशन हो, ना सिर्फ ये है कि डॉक्टर को बहुत विजिलेंट रहना है, पेशेंट को खुद भी बहुत बहुत कोऑपरेटिव और विजिलेंट रहना है। ऐसे केसेस में हम प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी जल्दी चेकअप्स के लिए बुलाते हैं। एवरी 15 डेज की तो बुलाते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हो रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इवन एवरी वीक भी हम बुला सकते हैं पेशेंट को। ऐसे केसेस में बहुत जल्दी जल्दी हमको सोनोग्राफी भी बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। कई दफ़े पेशेंट्स इस बात को लेके ऑब्जेक्शन करते हैं कि इतनी सोनोग्राफी क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आप इस बात के लिए एश्योर्ड रहिए कि कभी भी इस तरह से सोनोग्राफी करने से बच्चे को नुकसान नहीं होता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, इन सोनोग्राफी से हम बच्चे की ग्रोथ और बच्चे का जो फ्लूइड जिसमें बच्चा घूमता रहता है, उसको हम बहुत जल्दी पता कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है, और बच्चे का जो फ्लूइड जिसमें बच्चा घूमता रहता है वो इफेक्ट होता है, और जो प्लेसेंटा है वो इफेक्ट होता है। उससे हमें पता चलता रहता है कि बच्चे को ये न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप प्लीज़, जैसे ही डॉक्टर जैसा आपको बताएं, जितनी फ्रीक्वेंट चेकअप के लिए बताएं, आपको ये करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पूरी करते ही रहते हैं, सब कुछ करने के बावजूद ऐसा होता है कि 7.5 महीने में या 8 महीने में ब्लड प्रेशर बिल्कुल टोटली अनकंट्रोल्ड रहता है, यूरिन में 3+ या 4+ एल्ब्यूमिन आ जाता है, सोनोग्राफी करने में बच्चे की ग्रोथ बहुत कम होती है, प्लेसेंटल ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे लगता है कि इससे प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रहा है, फ्लूइड जिसमें बच्चा बहुत कम घूम रहा है। और जब बच्चे की हम डॉपलर स्टडी करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि बच्चे को ऑक्सीजनेशन कम मिल रहा है, एक क्रॉनिक डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से बच्चे को लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे केसेस में हम प्रीमेच्योर डिलीवरी करवाते हैं,
वो ऑपरेशन से भी हो सकती है, क्योंकि बहुत जब सीवियर प्रीक्लेम्सिया हो तो हम इंड्यूस करके यूजुअली नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लगता है पेन आने पे। इस वक्त हमें हो सकता है कि ऑपरेशन करके 7.5 महीने में 8 महीने में ही बच्चे को निकालना पड़े, क्योंकि वी हैव टू वे कि बच्चे की अंदर की सिचुएशन क्या है और बच्चे की बाहर की सिचुएशन कौन सी, विच वन इज बेटर। अगर हमें बाहर निकालने में, चाहे वो प्रीमेच्योर ही क्यों ना हो, और ऐसे केसेस में हम कुछ स्टीरॉयड इंजेक्शंस होते हैं बीटामिथासोन, जिनको हम 24 से 48 घंटे पहले देते हैं, जिससे बच्चे की लंग मैच्योरिटी अच्छी हो जाती है एंड बाद में उसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। डिलीवरी के 48 घंटे के बाद भी ऐसे पेशेंट्स को फिट पड़ने का डर रहता है और हमको बहुत केयरफुली ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है, वेदर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे वो सिजेरियन से डिलीवरी हुई हो। और यूजुअली 1 हफ्ते में ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, कभी कभी ये 4 से 6 हफ्ते लेता है ब्लड प्रेशर ठीक होने में। अगर 6 वीक्स के बाद भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आता है तो फिर देन वी एडवाइस कि आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कोई और वजह तो नहीं है जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की, जैसे कि कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, या और कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो तो नहीं है। तो वो हम आपको इन्वेस्टिगेट करने की सलाह देते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और डेंजरस एट टाइम्स प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए ऑल थ्रू प्रेगनेंसी डॉक्टर की सलाह से चलिए, और अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी भी करवानी पड़ जाए तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। और हमारा मकसद यही रहता है कि हम बच्चे को ऐसी स्टेज पे बाहर निकालें जिससे कि क्रॉनिक ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की वजह से उसके ब्रेन में कोई ऐसे परमानेंट चेंजेस ना आ जाए जिससे कि बाद में उसके मेंटल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मेरे वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यही कॉम्प्लिकेशन जब और भी सीवियर फॉर्म में आता है, जिसको हम एक्लैम्सिया कहते हैं, तब क्या होता है। वेट टू सी दैट।